रचना सी संस्कार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राम प्रकाश चौबे जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं मदर टेरेसा विधि महाविद्यालय जबलपुर में। आपने बीए एलएलबी ऑनर्स से किया है और डबल एलएलएम भी किया है ह्यूमन राइट्स और क्रिमिनल लॉ में। एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारी बातचीत को रोचक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं शिव यादव जी, जो सी संस्कार, सी टाइम्स, अग्निबाण के डायरेक्टर एंड मैनेजिंग एडिटर भी हैं। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो राम प्रकाश चौबे जी, पहले तो आपका स्वागत है सी संस्कार न्यूज चैनल में। और आपके विषय में बता दूं, मैं सहायक प्राध्यापक हैं आप मदर टेरेसा विधि महाविद्यालय में, और विधि के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। और आज हमारा यहाँ पे परिचर्चा का मूल जो विषय है कि आवाम तक, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कम से कम इसके विधि को लेके लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए। ये हमारी सोच है और ये हमेशा से पीड़ा भी रही है कि कई बार, जबकि हमारे यहाँ का पुलिस तंत्र बहुत अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है और हर एक मामले में अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक अघोषित सा डर जो है वो हमेशा लोगों के अंदर रहता है। जब कभी पुलिस की बात आती है या पुलिस किसी को बुला ले, तो आधा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आते आते तक पूरे घर परिवार पे चर्चा होती, मोहल्ले वालों पे चर्चा चालू हो जाती कि बाप रे बाप पुलिस आई है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे सहयोग के लिए है, हमारे अधिकारों को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो फिर पुलिस का ये जब चेहरा सामने आता है या लोगों में जब चर्चा होती है, मैं बार बार कहता हूँ, पुलिस हमारे सहयोग के लिए है, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए। हमारा अधिकार कोई हनन कर रहा है, हमारा कोई दोहन और शोषण कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस खड़ी होती है। तो पुलिस का एक तो ये विकृत जब मानसिकता सामने आती तो थोड़ा सा तकलीफ होती। फिलहाल अभी हम आपसे जो है जानना चाहेंगे कि आपराधिक मामलों पे अपन जो एक आज जो परिचर्चा करना चाह रहे हैं, तो ये जो अपराध है, अपराध को मूलतः कितने भागों में, अपराध छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मझोला भी होता है, तो अपराध को कानून के दृष्टिकोण में कितने भागों में विकेंद्रीकृत किया गया है? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने मंच पर आमंत्रित किया और हमें अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपको। जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं या अपराधों का विकेंद्रीकरण किस तरह से होता है। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अपराध क्या है। जी। सामान्य दशाएं ये होती हैं, या जो व्यवहार में अगर हम बात करें तो ऐसा हर एक कार्य जिसको कानून के अंतर्गत रोका गया हो या जिसके बारे में कहा गया हो, कानून ये कहता है कि साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आप करते हैं, तो वो अपराध है। या कानून कहता है कि आपको ये करना चाहिए और आप नहीं करते हैं, तो भी वो अपराध है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा प्रत्येक कार्य जिसको कानून के अंतर्गत रोका गया हो और अगर उस कार्य को किया जाता है तो वो अपराध की परिधि में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात जो आपने मूल सवाल अपना पूछा कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंतर्गत मूलतः अपराधों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। हर एक अपराध को विभाजित करने का एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सजा की दृष्टि से 2 अपराध होते हैं, समन मामला, वारंट मामला। समन मामले का मतलब ऐसा प्रत्येक मामला जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे प्रत्येक मामले को हम समन मामला कहते हैं। वारंट मामला जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, ऐसा प्रत्येक मामला जो है वारंट मामला कहलाता है। ये समन मामला और वारंट मामला, इनका वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ सजा की दृष्टि से किया गया है। दूसरा प्रकार होता है जमानत की दृष्टि से। 2 प्रकार से अपराधों को विभाजित किया गया है, एक तो जमानती अपराध और अजमानती अपराध। जमानती अपराध और अजमानती अपराध पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसी सेगमेंट में मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि ऐसा प्रत्येक अपराध जिसमें जमानत प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार होता है, वो जमानती अपराध कहलाता है। और जिसमें न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि वो जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़े या ना छोड़े, वो अजमानती अपराध कहलाते हैं। आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि साहब ये कैसे पता चलेगा कि ये जमानती है, ये अजमानती है? तो इसके लिए सीआरपीसी में एक पूरा शेड्यूल दिया गया है और उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि साहब ये फला अपराध जमानती होगा और फला अपराध अजमानती होगा। इसकी कोई बेसिक इसको हम परिभाषा में नहीं डाल सकते, वो राज्य सरकार ने उसको, या यूं कहें कि साहब कानून में उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। अगला एक अपराध होता है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध।
जिस पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी मैं बात करूं आपसे। संज्ञेय अपराध भैया ऐसा प्रत्येक अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी हैव अ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब ऐसा प्रत्येक अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अधिकारिता होती है, वो संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। और ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अधिकारिता नहीं होती है, वो असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। संज्ञेय अपराध 2006 में अमेंडमेंट हुआ क्रिमिनल लॉ में, और उस अमेंडमेंट में ये बात जोड़ी गई। उसमें अमेंडमेंट जब हुआ तो धारा 41 को अमेंड किया गया और धारा 41 ABCD जोड़ा गया। अब आज की स्थिति में प्रोविजन ये है कि अगर 7 साल, मैं एक रैंडम तरीके से आपको बता रहा हूं कि जिसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, वो मामला संज्ञेय है और 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, उसमें पुलिस अधिकारी के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अधिकारिता होती है। और 7 साल से कम के जो अपराध हैं, भले वो संज्ञेय हों, उनमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अधिकारिता नहीं होती है। पुलिस अधिकारी को धारा 41A का नोटिस देना होगा अभियुक्त को, और अगर वो नोटिस में जो कंटेंट है या नोटिस में जो व्यवस्था दी गई है, अगर उसका पालन करता रहता है तो पुलिस अधिकारी इसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सॉरी, अगर वो पालन करता रहता है तो नहीं कर सकता, और नहीं करता है तो फिर वो गिरफ्तार करेगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर 7 साल से कम की सजा है जी जिन ऑफेंस में, जिन धाराओं में जी, तो वो सब जो है ये जमानती अपराध में नहीं आएंगे? नहीं। 7 साल से कम, देखिए मैं भैया एक बात आपको क्लियर करूं सर, क्या है कि जमानती अपराध का संज्ञेय अपराध से संबंध नहीं है। अच्छा, जो प्रकार जो असंज्ञेय ये दो अलग हो गए। हाँ, तो जमानती, गैर जमानती, आजमानती ये अलग हो गए। मतलब हम, ये अच्छी बात आपने करी जी। क्या होता है सर, ये हमारे मानस में ये कि मिथक भी रहता है। लोग कहते हैं कि बोले साहब जो संज्ञेय हैं वो अजमानती हैं। ये कोइंसिडेंट तो हो सकता है, बहुत सारे मिथक हैं जिसके लिए आज अपन यहाँ बैठे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस परिचर्चा से वो आवाम को, मानस को जो है एक थोड़ा सा अवेयरनेस आए, वो भी उनके प्रकाश में ये आएगा, मस्तिष्क में आएगा कि नहीं ये संज्ञेय है, ये असंज्ञेय है, ये जमानती है, ये गैर जमानती है। जी बिल्कुल। एक बड़ा विषय ये आता है कि जो जमानती और अजमानती अपराध हैं जी, ये जमानती किसको माने, अजमानती किसको माने, क्योंकि लोकल स्तर पे जब हम देखते हैं, थानों की जो स्थितियां देखते हैं, तो जमानत और अजमानती अपराध के बीच में जो है बहुत सारे अपराध जो है प्रत्येक दिन जो है किसी न किसी थाने में दर्ज होते हैं। बिल्कुल। और सार्वजनिक जीवन जीने वालों के लिए जो है वो रोजमर्रा में वहाँ पे आना जाना भी पड़ता है। वाराणसी से ऊपर आके अगर अपन ये कहें कि जो जमानती अपराध है, तो जमानती अपराध में पुलिस का क्या, वहाँ पे FIR दर्ज होती है, मुद्दई आता है या आरोपी आता है, और वो तो एक कंप्लेनर होता है। तो जो आरोपी को पुलिस पकड़ के लेके आती है, तो जमानती अपराध में उसको जमानत पे पुलिस छोड़ देती है। देखिए सर, जैसे आपने एक बात कही कि साहब जमानती अपराध और अजमानती अपराध, एक वर्ड आपने यूज किया FIR शब्द का, मैं थोड़ा सा 1 मिनट उस पर बात कर लेता हूँ। देखिए सर, FIR सिर्फ उन मामलों में होती है जो संज्ञेय अपराध हैं जी। असंज्ञेय अपराधों में FIR नहीं होती। पहली बात तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए, FIR एक अलग व्यवस्था है। FIR सिर्फ उन मामलों में होगी जो संज्ञेय अपराध हैं। अब आते हैं हम जमानत की दृष्टि पर। देखिए सर, जमानत की दृष्टि से जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार से अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। जमानती अपराध में जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसका ये अधिकार है कि अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ा जाए। 436 एक धारा है जिसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि जमानती अपराध का मतलब ही यही है कि जमानत, अगर वो अपराध जमानती है तो उस अपराध में अभियुक्त जो है, एक्यूज जो है, उसका ये राइट है कि उसको जमानत प्रदान की जाए। संबंधित थाना, हाँ, थाने से भी छोड़ा जाता है। थाना जमानत नहीं दे सकता, थाने कुछ बॉन्ड भरवा के छोड़ देता है, जमानत तो आपको फर्निश जाके कोर्ट में ही करवानी होगी। बेल फर्निश करवाने वाला हाँ, तो मामला तो वहां से रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या मुचलके की प्रक्रिया में जाके पुलिस थाना एक बॉन्ड भरा के छोड़ सकता और है, उसको छोड़ सकता है। एक और छोटी सी बात रह जाएगी, क्या होता है अक्सर कि अब जब हम 436 का अवलोकन करते हैं तो उसमें एक प्रोविजन, एक छोटी सी लाइन ये दी गई है कि यदि संबंधित व्यक्ति या अभियुक्त यदि जमानत देने के लिए तैयार है तो,
ये लाइन पर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जमानत देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या होगा? तो उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। जमानती होने के बाद भी अगर वो जमानत देने के लिए तैयार नहीं है तो उसने जो है वो बॉन्ड नहीं भरा हुआ है। बिल्कुल। अब सर एक बात और है, कई बार ये होता है कि बहुत सारी, हमारा देश इतना विशाल देश है और ये सच है सर, आप तो राजनीतिक जीवन से भी हैं, आप जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों से, आपको ज़्यादा अनुभव है इन चीज़ों का। हमारे देश में गरीबी जितनी दिखती नहीं है उतनी है जी। ये सच है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो जमानत देने के लिए तैयार तो है लेकिन उसके पास जमानत देने के लिए सुविधाएं नहीं है, मतलब बॉन्ड भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, या मान लीजिए उन्होंने कहा कि साहब जाइए, मैं सामान्य भाषा में बोलूं कि अब जाइए, उन्होंने कहा साहब बही ले आइए। अब वो बही किसकी लेके आए? उसके पास तो भूमिहीन व्यक्ति है, मान लीजिए लैंडलेस पर्सन है, भूमिहीन व्यक्ति किसकी ले आए? उसके लिए एक व्यवस्था ये है कि अगर जमानती अपराध में अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक जेल में रहता है तो कानून उसको निर्धन व्यक्ति मानेगा और बिना जमानत दिए भी उसको जमानत पर छोड़ देगा। लेकिन 7 दिन उसको जो है हाँ रहना पड़ेगा। तो वो 7 दिन के लिए तो जेल पे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस कस्टडी में तो रह नहीं सकता। नहीं, पुलिस कस्टडी के अपने नियम हैं। बिल्कुल सर। तो 7 दिन अगर वो जेल में रहता है हाँ। और किसी प्रकार का कोई उसकी जमानत लेने नहीं आता है, वो जमानत देने में सक्षम साबित नहीं होता है जी, जी, तो ये फिर अपने यहाँ एक व्यवस्था है कि 7 दिन के अंदर ये माना जाएगा कि 7 दिन जेल में रहने के बाद ये माना जाएगा कि वास्तव में ये निर्धन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये आगे बढ़ाइए। जी जी। अब दूसरी बात ये है, एक छोटा सा प्रोविजन और है भैया कि अब अगर किसी व्यक्ति को जमानत प्रदान कर दी गई तो इसका मतलब नहीं कि वो एब्सोल्यूट राइट हो गया। अगर वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो 436(2) में उसकी जमानत को कैंसिल भी किया जा सकता है। ये तो हुई जमानती अपराध की व्यवस्था। दूसरा सर मैं आपको बताऊं, एक अपराध होता है अजमानती अपराध। अजमानती अपराध के मामलों में ये इतना बड़ा मिथक है, शहरों में तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम शहर में रह रहे हैं, जो लोग शहर में पैदा हुए फिर भी उनकी स्थिति फिर भी उतनी दयनीय नहीं है। आप सर गांव चले जाइए, वहां पर अगर ये बता दिया कि साहब अजमानती अपराध किया संबंधित व्यक्ति ने, तो ये प्रेडिक्शन हो जाता है, ये मना स्थिति बन जाती है कि अजमानती अपराध मतलब उसको जमानत पर छोड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अजमानती अपराध का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जमानती अपराध के मामलों में अभियुक्त व्यक्ति का राइट होता है कि उसको जमानत पर छोड़ा जाए, लेकिन अजमानती अपराध में ये न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है, न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े या जमानत पर ना छोड़े। मेरा साहब आपसे यहाँ पे मानना है कि एक विचाराधीन कैदी है जो ऑलरेडी जेल में है और जिसका मामला जो है संबंधित कोर्ट में चल भी रहा है, तो विचाराधीन कैदी है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई समय सीमा है कि इस व्यक्ति को जो है ये अजमानती उसमें है, बड़े केस में है और लंबे समय से जो है वो जेल में भी है, विचाराधीन कैदी है, तो उसको कोई समय सीमा है जेल में रखने की? बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात को यहाँ मुकम्मल कर देता हूँ, थोड़ी सी छूट गई, वो रह जाएगी नहीं तो। जैसे हमने अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अजमानती अपराध हैं उसमें ये भैया इस बात को क्लियर होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता चले कि हमने अजमानती अपराध किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको जमानत दी ही नहीं जाएगी, आपको जमानत दी जाएगी आप, लेकिन वो न्यायालय का डिस्क्रिशन है कि वो आपको जमानत पर छोड़े या आपको जमानत पर ना छोड़े। ये पूर्ण रूप से न्यायालय का विवेकाधिकार है, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अजमानती अपराध किया है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। एक बात। अब आपका ये मूल प्रश्न आपने पूछा कि विचाराधीन कैदी, सर ये इस देश का दुर्भाग्य है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं, उनकी वास्तव में सर बहुत अच्छी स्थिति इस देश में नहीं है। जिस पर जितना काम होना चाहिए था वो उतना काम जो है विचाराधीन जो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स है उन पर नहीं हुआ। देखिए, मैं बीइंग अ एडवोकेट या बीइंग अ लॉ स्टूडेंट भी मैं कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का ही मेरा काम है। मेरा ये मानना है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो बेशक उसको जेल हो, सजा हो, जो प्राधिकृत प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत उसको सजा होनी चाहिए, इस पर मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। लेकिन जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इनके बारे में, अंडर ट्रायल का मतलब यह है कि भाई वो अभी ट्रायल चल रहा है लेकिन अगर मान लीजिए, मैं आपके मूल प्रश्न पर आऊं उसके पहले एक बात और कर लूं,
होता क्या है जनरली कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद उसको 2 साल जेल में रहा, उसके बाद वो जो है उसको जमानत मिल गई, बाद में जाके एक्विटल हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो 2 साल उसने बिताया जेल में जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, या उसके लिए हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिस पर मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि सर आप अपने स्तर पर इस पर काम कीजिए और सरकारों को इसके पर काम करना भी चाहिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि व्यक्ति तो वो ही हैं, अधिकार उनके भी जो है उनके अधिकारों की भी व्याख्या की जानी चाहिए। अब जो आपने अभी एक सवाल पूछा था कि वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को अधिकतम कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो कानून है एक 436A 436A एक धारा है जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो अपराध आपने, जिस अपराध किए जाने का संदेह आपके ऊपर है या जिस अपराध का ट्रायल आपके विरुद्ध चल रहा है, उस अपराध में जो अधिकतम सजा है, उस सजा का यदि आधा आपने काट लिया है तब फिर आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर एक छोटी सी बात और है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बात सिद्ध कर देता है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बात को सिद्ध कर दिया कि साहब इसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अगर इस जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो ये एविडेंस को मिटा देगा या अपराध जो विक्टिम्स हैं उनको परेशान करेगा, अगर ऐसी कोई बात अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के द्वारा समझा दी गई तो फिर उसको आधी सजा बीतने के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जो सजा अधिकतम सजा है अगर उतनी उसने काट ली तो बेशक फिर उसका ये राइट हो जाता है कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जी 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 सर। आजमानती अपराध में वकील साहब इसमें अपन एक उसमें और जाए कि आजमानती अपराध में कब जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अपने आप में आजमानती अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन उस पर भी अगर अपन जाएं, ये हमारा संविधान कहता है सारे लोगों को अधिकार प्राप्त है, सारे लोग, गलतियां हो सकती, किसी से भी हो सकती है, अपराध भी हो सकता है, और हो सकता है कई बार तो ना समझ होने के कारण भी अपराध हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका ये कब अधिकार हो सकता है कि अब ये जमानत का अधिकार उसका हो गया है। ये आजमानती अपराध के विषय में पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। ये आजमानती अपराध में कब वो अभियुक्त का जो है जमानत को का अधिकार उसको प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सर। ऐसा क्या, हाँ बिल्कुल, कोई प्रावधान है? बिल्कुल 437 में एक व्यवस्था है। क्या होता है सर, 2 चीज़ें हैं। एक हमारे यहाँ अगर हम विचारण की बात करें, ट्रायल की बात करें, तो हमारे यहाँ एक तो होता है सेशन ट्रायल, जिसका ट्रायल सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल, जिसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है। और तीसरा होता है सम्मन ट्रायल, जो समन मामले होते हैं, जैसे अभी मैंने चर्चा की थी कि 2 साल से कम की सजा के जो अपराध हैं वो सम्मन मामले कहलाते हैं। उनकी ट्रायल अलग प्रकार से चलती है, उनको बोलते हैं सम्मन ट्रायल। और एक होता है समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, उसकी अलग व्यवस्था है। अगर कोई मजिस्ट्रेट ट्रायल का अपराध है, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसका मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है, सेशन ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी मामले का विचारण किया जा रहा है, और अगर विचारण के दौरान वो अभियुक्त 60 दिन तक कस्टडी में रहता है तो फिर उसके पास ये अधिकार होगा कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। 60 दिन तक पूरे, मतलब जिस दिन साक्ष्य लिए जाने की जो तारीख तय की गई थी, या यूं कहूं कि जो एविडेंस की जो डेट थी, एविडेंस की तारीख से 60 दिन तक अगर वो ड्यूरिंग ट्रायल अगर वो जेल में रहा है, और मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल का है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेशन ट्रायल पर ये व्यवस्था लागू नहीं होती। अगर वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो 60 दिन अगर उसने पूरा जेल कस्टडी में काटा है साक्ष्य की तारीख से, तब उसको फिर जमानत पर छोड़ दिया। वो आपने दूसरे मामले में बताया कि अगर कोई आजमानती अपराध है और अगर कोर्ट में केस चल रहा है, कैदी विचाराधीन है, और अगर उसकी सजा आधी हो जाती है, हाँ, वो तो एक वो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात है, विचाराधीन कैदी। तो हम वो दोनों में ही जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। जी जी। कि एक विचाराधीन कैदी जो है, जी, सपोज मान लो कि बड़ा प्रकरण है, बड़ा अपराध है और लंबा समय हो गया है, घर द्वार बिखर जाता है, अपराध के बाद मुझे लगता है कि अपराधी के अंदर भी वो अपराध बोध मुझे लगता है कहीं ना कहीं महसूस होता होगा। कई तो ऐसे आंखों से हमने देखे किस्से हैं कि पूरा घर बिखर गया हुआ है, ठीक है सर, और घर चलाने का कोई सिस्टम नहीं है। जितने जवाबदार जिम्मेदार थे, कई बार द्वेषवश भी लोग फिर पूरा परिवार को उलझा देते हैं। बिल्कुल।
तो ऐसे परिवारों को कब राहत मिलेगी अगर वो अपराध बोध से ग्रसित भी है और एक लंबा समय हो गया और मान के चलो कि वो विचाराधीन है, जेल में भी है, तो उसको राहत कहीं मिल सकती है? देखिए सर, क्या है, सवाल ये पैदा होता है, हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में मार्शलिंग हो, उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। लेकिन सर अपराध अगर वो ट्रायल कंप्लीट हो गई और उसको सजा हो गई तो फिर तो सिर्फ एक ही व्यवस्था है सर इसके लिए कि साहब अगर उसने आधी सजा भोग ली, और एक लिखा हुआ कानून नहीं है लेकिन ये व्यवस्था तो है ही कि भाई अगर जेल में उसका कंडक्ट ठीक रहा, अगर जेल में उसका कंडक्ट ठीक रहा तो जनरली फिर उसको जनरली छोड़ दिया जाता है। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात नहीं है, जो सजा जिनको हो गई है उनके बारे में थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती है सरकारें या न्यायालय जो भी है। लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही व्यवस्था है कि सर अगर आधा सजा उसने काटी है तब उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने ये प्रमाणित कर दिया कि साहब इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो नहीं छोड़ा, तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा अंडर ट्रायल। मेरा सर जो व्यक्तिगत ओपिनियन है या मैं जो व्यक्तिगत मानता हूं, मेरा थोड़ा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा व्यक्तिगत। मेरा ये मानना है कि उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि साहब बहुत हद तक जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में कोई ऐसा हो कि उनको स्पीडी ट्रायल हो और न्याय उनको मिले। ऐसा वकील साहब कई बार ये भी देखने को आता है कि लोगों ने एक लंबा दौर तय कर लिया है, विचाराधीन कर दिया है और बाद में जब वो ट्रायल का निचोड़ आया और आदेश हुआ तो पता चला कि नहीं ये तो उस अपराध में जो है इनकी संलिप्तता नहीं थी। बिल्कुल। अब इसमें उसका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा जो उसने जेल में समय बिताया है जी, तो उसका कंपनसेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। दरअसल में हमारे यहाँ सर अगर वो अपराध नहीं है, बिल्कुल, और ये कोर्ट ने भी तय कर दिया कि नहीं ये तो जो है इसको उलझा दिया गया था लेकिन ये अपराधी नहीं है, तो वो कंपनसेट कैसे करेगा? क्योंकि सर उसको होता क्या है हमारे यहाँ हमारे देश में जी टॉर्ट के मामले जितने होने चाहिए जी, टॉर्टियस लाइबिलिटी के जो मामले हमारे देश में होने चाहिए वो नहीं होते। हमारे यहाँ टॉर्ट के केसेस आप कोर्ट चले जाइए सर, मुश्किल से मानहानि को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई टॉर्ट के बारे में ना हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है और ना ही लोगों को टॉर्ट के बारे में ज्ञान है। जो आपने अभी सवाल पूछा इसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक मामला बनता है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन। इस पर संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में जाना चाहिए और कंपनसेशन की मांग करनी चाहिए। लोग जाते नहीं है। इसके लिए ऐसा कोई कानून है राम प्रकाश जी कि वो व्यक्ति जो बाद में जाके 2 4 5 साल बाद जाके कोर्ट का सफर करके जेल में रह के बिताने के बाद और परिवार लंबा सफर करता है, बिल्कुल, और उसके बाद अगर ये सिद्ध होती है बात कि नहीं इसकी अपराध में कोई संलिप्तता नहीं थी तो उसको कंपनसेट होना चाहिए। इसको लेके कोई कारगर कानून है? टॉर्ट में जाना। अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है आज भी, जब हम देश की, प्रदेश की और नगर की बात करते हैं तो बहुत बड़ा वर्ग है जो इन सारी चीजों को नहीं समझता है, वो उस स्थिति में नहीं है। वो तो जैसे तैसे प्रार्थना ये करता है कि ये सिर्फ जो है केस से मुक्ति मिल जाए, बिल्कुल, कैसे भी मिले मुक्ति मिल जाए। अब जैसे ही मुक्ति मिलती है तो फिर वो इन सारी चीजों में वो जाना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, एक्चुअल में यही बात बोलना चाह रहा था, आपने ये बात बोल दी कि व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका होता है उस पूरी व्यवस्था में जी कि वो दोबारा न्यायालय में जाना नहीं चाहता, दोबारा नहीं तो टॉर्ट में व्यवस्था है वो जाए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगाए। लेकिन सर वो एक छोटी सी बात मैं बताऊं, एक बड़े अच्छे शायर थे, उनका एक शेर था कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए, और खुशबू हमारे हाथ को छूकर चली गई, हम सबको फूल बांट के पत्थर के हो गए। तो है ही नहीं सर, लोगों के अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति या तो व्यवस्था पैदा नहीं कर पाई या उनको ड्यूरिंग अंडर ट्रायल वो इतना प्रताड़ित हो गए कि वो अब जाना ही नहीं चाहते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सर, लेकिन मैंने कई बार उनको भड़काया भी, लोग भड़कते भी नहीं है, बोले साहब मुक्ति मिली अब नहीं जाना कहीं। ऐसा जनरली यही रहता है लोगों का कि नहीं भाई अब तो हमने ये कोर्ट कचहरी से जो है तौबा कर ली है और अब ये कोर्ट कचहरी में हम पढ़ना चाहते नहीं है। एक और वकील साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अग्रिम जमानत, ये शब्द जो है, ये अग्रिम जमानत का क्या प्रावधान है, क्या इसका वो है, ये इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। मुझे लगता है कि इससे भी लोग लाभान्वित होंगे, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है। मेरा अपनी एक राय है अग्रिम जमानत के विषय में कि हमारे यहाँ जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है और ये पूरा जो नगर की, प्रदेश की, देश की जो बनावट ही ऐसी कुछ है कि वहाँ पे जिस संख्या का जो विस्तार वहाँ पे रहता है जहाँ से अपराध ज़्यादा होते हैं,
तो अधिकतर लोगों को तो ये अग्रिम जमानत के विषय में उतना बारीकी से मालूम नहीं रहती, तो ये अग्रिम जमानत के विषय में आप प्रकाश डालिए। सर दरअसल में अग्रिम जमानत के जो प्रोविज़न है या अग्रिम जमानत से संबंधित जो व्यवस्था है वो 438 सीआरपीसी में दी गई है। अग्रिम जमानत स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई मामला अजमानती अपराध है और किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको अजमानती अपराध किए जाने के एप्रीहेंशन में या यूँ कहूँ कि अजमानती अपराध के अभियोग में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर उसको ऐसा संदेह है तो फिर ऐसी कंडीशन में वो अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है। एक बात और मैं बता दूं कि अग्रिम जमानत की जो आवेदन है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में होता है। हायरार्की ऑफ द कोर्ट है तो पहले व्यक्ति सेशन न्यायालय जाएगा, यदि उसकी अग्रिम जमानत सेशन न्यायालय से खारिज हो जाती है देन वो जो है सो हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो 438 के मजिस्ट्रेट अग्रिम जमानत का एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की फाइल नहीं होती है। अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन सिर्फ सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही फाइल होती है। तो अग्रिम जमानत के बारे में सिर्फ यही है कि अगर न्यायालय को लगता है कि साहब व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए तो न्यायालय छोड़ सकता है, और अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए तो नहीं देगा। अब एक प्रश्न और इसमें शामिल ये हो सकता है कि साहब किन मामलों में अग्रिम जमानत हो सकती है, तो ये तो सर मामले की गंभीरता और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय होगा कि किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत, व्यक्ति का आचरण, मामले के तथ्य और अपराध किए जाने की परिस्थिति, इसके आधार पर ही तय होगा कि उसको अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी। अब ये तो कोर्ट का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोर्ट तय करेगी, वो गंभीरताओं को देखेगी। जी सर। फिलहाल हमने आपसे आपराधिक मामलों पे एक जमानत पे परिचर्चा के दौरान जो हमने आपसे सुना कि 8 प्रकार के ऐसे अपराध, संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती, समनी और असमनी, जी ये क्या है? ये भी वो 8 प्रकार में से आपने ये 2 प्रकार बताए कि समनी और असमनी। बिल्कुल। ये जो अपराध है ये क्या? सीआरपीसी में एक सेक्शन है सर 320, धारा 320 जी, उसमें कुछ अपराध 2 शेड्यूल दिए गए हैं सर। सबसेक्शन 1 में एक सारणी दी गई है, सबसेक्शन 2 में एक सारणी दी गई है। चलिए थोड़ा सा अगर कोई लॉ स्टूडेंट भी देख रहा होगा तो वो भी लाभान्वित होगा। तो होता क्या है कि जो समनी अपराध हैं, अगर 320 में किसी अपराध को समनी बनाया गया है तो उसमें समझौता हो सकता है। समनी का मतलब होता है समझौता योग्य अपराध, और असमनी का मतलब होता है जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है। समझौता भी 2 प्रकार से होता है सर। एक समझौता तो वो होता है जो न्यायालय की परमिशन के बिना किया जा सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और दूसरे कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें समझौता न्यायालय की परमिशन से होता है। तो न्यायालय की परमिशन से जो समझौते होते हैं तो उसको वकील साहब क्या न्यायालय के सम्मुख खड़े होकर वो समझौते होंगे, या न्यायालय ये व्यवस्था देता है कि आप दोनों के बीच एक सामंजस्य बन जाए? बिल्कुल। या आप इसके खिलाफ आपने जो ऑफेंस दर्ज कराए हैं, अगर आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन इसका संज्ञान मैं अपने सामने ही लूंगा। जी सर, दरअसल में होता क्या है, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई न्यायालय से समझौता, न्यायालय की परमिशन से समझौता। कई बार सर क्या होता है कि आप भी बेहतर जानते हैं, दरअसल में होती व्यवस्था ये है सर कि जैसे मान लीजिए कोई सामने जो अभियुक्त है वो प्रभावशाली व्यक्ति है जी, अगर मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि उसके प्रेशर में आकर के व्यक्ति समझौता करने के लिए तैयार हो गया जी, ये भी जवाबदारी सर न्यायालय की ही है कि वो न्यायालय ये देखे कि ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति प्रेशर में आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि उसको डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो। तो होता यही है सर, बहुत सारे मामलों में व्यक्ति प्रेशर में आ जाता है और समझौता करता है। ये तय न्यायालय को करना है कि प्रेशर में आए बिना समझौता हुआ है या प्रेशर के साथ समझौता हुआ है, ये देखना न्यायालय की जिम्मेदारी। मैं एक प्रकाश डालना चाहूंगा, हालांकि ये विषय यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, इंदौर का एक चर्चित केस है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। एक नगर निगम कमिश्नर के साथ एक नामी ग्रामी व्यक्तित्व जो है, वो शायद आपके भी संज्ञान में होगा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। नामी ग्रामी व्यक्तित्व ने बाकायदा उसके साथ मारपीट की और वो फुटेज और वीडियो और न्यूज़ भी बनी, अखबारों की सुर्खियों में भी रहा वो मामला, और उस पर जो है आखिर प्रकरण दर्ज हुआ, और उसके बाद जो है जो भी प्रोसेस हुई हो, अभी कुछ दिनों पूर्व जो है ये जानकारी मिली, अखबारों में भी आया और बाकायदा मीडिया में चला कि जो नामी ग्रामी व्यक्तित्व के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था, उसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाके ये कहा कि नहीं साहब, मैं तो इनको नहीं जानता हूँ, ये तो बड़े भले मानुस हैं।
सर ये तो व्यवस्थाएं हैं। एक ये मैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत बात कर रहा हूँ जो आपने कहा ना कि एक कोर्ट के अंदर मानी न्यायालय के अंदर जो है उनके समक्ष जो है वो समझौता हो सकता है जी। तो ये तो समझौता भी नहीं हुआ जी, ये समझौता नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब दरअसल में सर क्या है, जैसे जो इस मामले की चर्चा आपने की, अब अगर इस मामले जो आपने बताया उसी फैक्ट पर अगर बात करें तो भाई जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसी व्यक्ति ने संबंधित व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया, तो अब न्यायालय फिर उस पर आगे तो कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपने जो दो तरीके बताए जी कि एक समझौता हो जाता है लोगों के बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो गया। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि अदालत ये भी ध्यान रखती है कि भाई इसको कहीं दबा जोर जबरदस्ती करके पैसों का लालच देके ये कहीं ऐसे समझौता तो नहीं कर रहे हैं कि बाद में फिर मकर जाएं। मैंने इस केस का उल्लेख ही इसलिए किया है कि इसको हम क्या माने। इसको सर आप क्या माने ये तो सर लोग क्या माने इसको, ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोग क्या माने। ये अपराध तो हुआ है, अपराध के प्रमाण और साक्ष्य सब रहे हैं और बाद में अगर वो व्यक्ति कह रहा है तो मेरा साफ करना उस व्यक्ति के साथ भी, उस प्रशासनिक अधिकारी के साथ भी है कि एक तरफ तो वो वो FIR कराता है और कुछ समय गुजर जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इन्हें मैं जानता हूँ। ऐसा तो नहीं कि कहीं वो अंडर दहशत में हो सर या परिवार उसका संकट में हो तो मजबूरी बस उसको बोलना पड़ रहा है कि नहीं साहब ये जो है ऐसा है। तो इसमें क्या कोर्ट अलग से ऐसा कोई संज्ञान नहीं लेती है? या मैं कह रहा हूँ जब ऐसा मामला हुआ तो क्या इस अधिकारी पे ये क्लेम नहीं बनता है कि साहब आप ही वो व्यक्ति है जिसने पहले FIR कराई और बाद में आप ही वो व्यक्ति हो जो आप कह रहे हो कि नहीं साहब मैं इनको नहीं पहचानता हूँ? होता क्या है सर कि जो पुलिस अधिकारी के समक्ष जो बातें होती हैं या पुलिस अधिकारी के समक्ष जो बात कही जाती है, दरअसल में उसका एविडेंशियल बहुत ज़्यादा वैल्यू होता नहीं है। लेकिन अगर उसने न्यायालय के सामने संबंधित व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया तो न्यायालय ये बिल्कुल उससे नहीं कह सकता कि साहब आपने पुलिस अधिकारी के समक्ष क्यों कहा, क्योंकि पुलिस अधिकारी के समक्ष जो बातें की जाती हैं उसको कानून ये मानता है कि साहब मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी दोनों में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई बात का ज़्यादा एविडेंशियल वैल्यू होता है, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई बातों का नहीं होता। सर होता यही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर जिनको बोला नहीं जा सकता है या कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच बात तो यही है कि जितना व्यक्ति के संबंध में प्रशासन को या सरकारों को सोचना चाहिए था, शायद मुझे लगता है उतना सोचा नहीं गया। व्यक्ति अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर लेता है कई बार कि वो अपने परिवार को सर्वोपरि समझ करके मामले के साथ समझौते करने लगता है। ये दुर्भाग्य है, ये हम सबके लिए दुर्भाग्य है और बोलना चाहिए सर। अब क्यों नहीं बोलते हैं लोग, ये तो सर मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। जो 8 प्रकार के अपराध आपने बताया, मुझे लगता है अभी ये 2 प्रकार का जो अपराध की श्रेणी में कानून ने बांटा है, एक समन का मामला है और एक वारंट का मामला है। हालांकि मैं इस पे चर्चा कर चुका आपसे। समन मामले वही हैं जिनमें 2 साल से कम की सजा होती है, वो समन मामले हैं, और जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान है वो सब वारंट मामले कहलाते हैं। 2 साल से ज़्यादा की जो मामले, 2 साल या उससे अधिक की, सॉरी 2 या 2 से अधिक की सजा का अगर मामला हो तो वो वारंट मामले कहलाते हैं। तो उसमें पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करेगी जी तो उसमें क्या वारंट के साथ नहीं सर, वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अलग चीज है जी। वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो CRPC में इशू होता है वो अलग चीज है। ये वारंट मामला है, ये अपराध है जी, ठीक है। मैंने जैसे आपको इनिशियल रिमार्क में ये बात कही थी कि साहब ये अपराधों का डिवीजन है कि सजा की दृष्टि से अपराध कितने प्रकार के हैं, तो इनका संबंध। अच्छा सर, दरअसल में एक बात और मैं यहाँ पर आपको मुकम्मल कर दूं। होता जनरली क्या है कि हम अपराधों को आपस में जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और जब हम अपराध को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जमानती अपराध को आप समन मामले से नहीं जोड़ सकते, जमानती अपराध को आप वारंट मामले से नहीं जोड़ सकते। वो अलग अलग पर्पज से उन अपराधों का विभाजन किया गया है। तो एक अपराध का दूसरे अपराध से अनावश्यक हमको संबंध तो नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार ये अच्छी बात आपने कही, क्योंकि क्या होता है कि जो सामान्य व्यक्ति है या जो मानस है उसमें एक बात ये चली जाती है कि साहब जो जमानती है वो समन मामला होगा, नहीं वारंट मामला भी जमानती हो सकता है जी। ये बात बाकी साहब, क्योंकि आज इस पे परिचर्चा हो रही तो अपन एक चीज और समझना चाहते हैं। बिल्कुल सर, कि कोई विचाराधीन कैदी है या सजा पड़ चुकी है उसको, तो एक पैरोल की व्यवस्था दी जाती है जी। तो पैरोल
का समय पीरियड होता है। बिल्कुल। और एक प्रकार की और पैरोल होती है, मुझे उसका ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं है, वो शायद आप अच्छे से बता पाएंगे। जैसे अभी एक ताज़ा मामला है, बाबा राम रहीम जी भी बाहर निकले हैं, तो मुझे सुनने मिला कि वो शायद एक आध महीने के लिए, 1 महीने के लिए उनको छोड़ा गया। पैरोल की अवधि क्या उससे कम होती है? नहीं, एक्चुअली सर क्या है, ये एक पैरोल होता है, एक फरलो होता है जी। तो अभी ये तो राज्य शासन तय करता है जेल में उनके आचरण के आधार पर कि उनको कितना समय तक नहीं, मैं दोनों में चौबे जी से भी चाह रहा था, वो अंतर क्या है ये लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे बहुत लोग ये कह रहे थे इसमें डिबेट भी चलती है, बातें भी चलती हैं कि नहीं साहब ये तो पैरोल की बात है, वो 1 हफ्ते के लिए होती है, 15 दिन के लिए होती है, 14 दिन के लिए, तय करती है 21 दिन के लिए होती है। जनरली पैरोल 1 महीने से कम के लिए ही छोड़ा जाता है। 1 महीने से कम इनको फरलो पर छोड़ा गया, जो 1 महीने से ज्यादा के लिए छोड़ा गया है। तो फरलो की क्या विशेषताएं हैं? विशेषता कुछ नहीं, मतलब जब टेन्योर ज्यादा हो जाता है तो उसको फरलो की उसमें तो ये कोई भी विचाराधीन कैदी या सजा याफ्ता कैदी जो है उसके लिए ये व्यवस्था लागू हो सकती है। इस देश में सर 1-1 दिन की पैरोल के लिए लोग मैंने देखा समय देखा, मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूं। 1-1 दिन की पैरोल नहीं मिलती सर, 1-1 दिन की पैरोल के लिए गरीब आदमी मरता रहता है। वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये जो फरलो आपने जिसको कहा जी, ये फरलो शब्द मैंने तो शायद पहली बार सुना है, तो यहाँ पैरोल के लिए लोगों को जद्दोजहद करते देखा है। तो ये जो फरलो की व्यवस्था है, ये फरलो की व्यवस्था है क्या आम आवाम या वो कैदी, क्या उसको ये फरलो की व्यवस्था कभी सर देखिए, जो भी कानून है जी, देखिए 2 बातें हैं सर, एक तो होता है कानून और दूसरा होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। कानून सबके लिए बना है, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा करेंगे सर तो डिबेट भटक भी जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि मैं करना भी नहीं चाहता मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि ये सर नहीं मिलता। मैंने अपने जीवन काल में ये देखा कि 1 दिन की पैरोल के लोग मशक्कत करते हैं और एक व्यक्ति को महीने की, संजय दत्त के मामले में उसको कई बार पैरोल मिली, गरीब आदमी को 1 दिन की नहीं मिलती। अब क्यों ऐसा होता है सर, ये तो भगवान जाने और सर ये भाग्य विधाता लोग हैं सर जो ये कानून बनाते हैं। क्योंकि आपने कुछ चंद्र पंक्तियों के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया था जी, और मैं ना तो शायर हूँ ना तो बहुत अच्छा अपने आप को वक्ता मानता हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मुझे भी याद आ रही हैं कि कानून है, लाभ सबको मिलना चाहिए, ये देश का कानून है और देश में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक जो है वो एक से कानून में बांधा जाता है। मुझे वो पेरियार की वो पंक्तियाँ याद आती है कि बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, ना काटे तेड़े पातप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। तो क्या ये पंक्तियां कुछ इशारा करती हैं सर कि सिंह का बलिदान होते तो नहीं देखा है जी, ये इसको कैसे लें हम सर? लेकिन परंपरा हमारे यहाँ बलि देने की है तो फिर वो बकरे तो बलिवेदी पे लाए ही जाते हैं सर, बकरे की भी बलि। और टेढ़े पातप जो हैं जब देख लेते हैं कि नहीं ये काम के नहीं है, जो आड़ा तिरछा होता है ना तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन सीधों पे बड़े बेखौफ होके आरे चलाए जाते हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता ये है, अगर सच्चाई की बात करें हम, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी एक व्यवस्था हमारे यहाँ है कि विषधारी जो सर्प होता है उसको दूध पिलाने की व्यवस्था हमने देखी है, लेकिन जो विषहीन होते हैं उनको तड़पते भी हमने देखा है। सर मैं ऐसे ही व्यवस्था पे मैं इस जो आपने किसको फरलो कहा आपने, तो मैं सिर्फ एक आवाम होने के नाते जानना चाहता था कि फरलो की जो व्यवस्था है ये मैंने पहली बार सुना, और बड़े केसों में अधिकतर ये मैं सुनता हूँ और ये देश देखता है कि फरलो की व्यवस्था उनके लिए है, आज हमने देखा कि उनके लिए है, लेकिन यहाँ पे 1-1 दिन की पैरोल के लिए, जैसे आपने भी कहा 1-1 दिन की पैरोल के लिए, और वो कस्टडी पैरोल देखी हमने कि अगर किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है तो वो हथकड़ी में चंद्र घंटों के लिए लेके आते हैं। वो बड़ा वैसा दृश्य होता है। मेरी किसी अपराधियों के प्रति कोई वैसा लगाव नहीं है, कोई वो नहीं है। व्यवस्था होना चाहिए, कानून होना चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए, होना ही ये हमारा सर, ये तो संस्कृति का देश है सर। और मैं तो कहता हूँ सर, बकरों की भी बलि न चढ़ाई जाए, शेर की तो चढ़ाई नहीं जाती, बकरों की भी न चढ़ाई जाए, और पर्यावरण के हिसाब से सीधे पेड़ भी ना काटे जाएं, मेरा ये मानना है। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये धर्म का देश है सर, ये संस्कृति का देश है,
ये राम का देश है, ये रहीम का देश है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ न्याय सबके लिए हो, न्याय सुलभ हो, न्याय सस्ता हो, ये मेरी धारणा है। और बाकी सर आप सब लोग, आप चैनल से भी हैं, आप एक आपका समाज सेवा में भी आपका एक बहुत अच्छा योगदान है। तो मैं चाहता हूँ कि इन बातों को अलग अलग जगहों पर उठाया जाए कि लोगों को सरल मिले न्याय, सुलभ मिले न्याय, सस्ता मिले न्याय, जल्दी मिले न्याय। क्योंकि अगर न्याय डिले होता है, जस्टिस डिले होता है, तो जस्टिस डिफीट की तरह होता है। अगर हमें किसी 1 एकड़ ज़मीन के लिए 50 साल तक लड़ना पड़ा और बाद में हम जीत भी गए तो हारे के बराबर होते हैं। तो ऐसा ना हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी व्यवस्था बने, ऐसा दिन आए। और सर ये मानता हूं कि मैंने जागती हुई आंखों से ये स्वप्न देखा है, तो ज़रूर पूरा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, सहज न्याय मिलेगा, सुलभ न्याय मिलेगा, सस्ता न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा। मेरी यही बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज नगर में जहाँ जहाँ लोग भी आपका ये चैनल देख रहे हैं, निश्चित रूप पे उनको कानून को लेके और आपने जो चर्चाएं यहाँ पर करी हैं उनसे लोग जो है लाभान्वित भी होंगे और एक अवेयरनेस उनके अंदर आएगी कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी विषय पे इसी चैनल पे ऐसे ही बैठेंगे। आपने प्रकृति की बात करी, उस पर भी आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।